चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके साथ एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, रेशियो एनालिसिस। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप बात को समझिए सर। मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन है सर, एक, ठीक है जी। उस ऑर्गेनाइजेशन में एक लेबर काम कर रही है, लेबर के ऊपर कुछ एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ मैनेजर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर डायरेक्टर, सीईओ वगैरह ये सब काम कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, काम सारे कर रहे हैं, लेकिन जो रिटर्न टॉप लेवल को मिल रहा है वो रिटर्न बॉटम वाले को नहीं मिल रहा। लेबर को उतना नहीं मिल रहा जितना एम्प्लॉय को मिल रहा है, एम्प्लॉय से ज्यादा मैनेजर लेवल पर मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है? तो उसका फर्क है स्किल और टैलेंट का। मतलब जो रिटर्न स्किल और टैलेंट को मिल रहा है उतना काम, उतना रिटर्न फिजिकल वर्क को नहीं मिल रहा। बात समझ आ रही है? अगर हम ये कहें जी इनकम स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, तो बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे जो कहते हैं हाँ सर, जब एंट्री करनी है वो कर देंगे, लेजर, ट्रायल बैलेंस सब कुछ बना देंगे। क्वेश्चन आता है कि जो बनाया उसको एनालाइज करना, उस एनालाइज करके उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, कुछ कंक्लूजन निकालना और आगे के लिए प्लानिंग करके स्ट्रेटेजी बनाना, सर वो गेम है ना। जो ये काम कर पाएगा, जो ये काम कर पाएगा, डेफिनेटली उसे रिटर्न अच्छा मिलेगा। तो ये चैप्टर आपको यही सिखा रहा है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने पीछे पढ़ाया आपको, पिछले लास्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो उसके अंदर ध्यान करिए एक टूल आपका जो रेशियो एनालिसिस भी था। इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाई, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, उसको किस प्रकार से एनालाइज करा जा सकता है और किस प्रकार से एनालाइज करके इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है और इंफॉर्मेशन के बाद किस प्रकार से प्लानिंग और कंट्रोल किया जा सकता है। तो नो डाउट ये चैप्टर आपकी स्किल को काफी ऊपर हाइक कर देगा। बात सुन आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं रेशियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है रेशियो। रेशियो क्या है सर? रेशियो एक रिलेशनशिप, अर्थमेटिक एक रिलेशनशिप को शो कर रहा है जहां पे एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है उसे हम रेशियो बोलते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने कहा एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो इसे क्या बोल रहे हैं हम? रेशियो। इज दैट क्लियर? जैसे मैंने कहा मेरी एज न्यूमरेटर में, आपकी एज डिनोमिनेटर में, तो ये भी एक रेशियो है। वाइस वर्सा कर दो, ये भी एक रेशियो है। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये रेशियो कोई और रेशियो थोड़ी ना। हम जो ये पढ़ने जा रहे हैं ये पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। तो अगला क्वेश्चन आता है कि फिर अकाउंटिंग रेशियो क्या है? तो यही चीज होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, लेकिन फर्क क्या होगा? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों अकाउंटिंग टर्म्स होंगी सर। दोनों क्या होंगी? अकाउंटिंग टर्म्स। लेकिन जो अकाउंट की जो दोनों टर्म्स हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रख रहे होंगे, नो डाउट उनमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, ताकि जब रेशियो निकल कर आए तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस हो। फॉर एग्जाम्पल हमने रेशियो में लिखा ऊपर करंट एसेट्स और डिनोमिनेटर में लिखा सर हमने करंट लायबिलिटीज, ये लिखा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है भाई लिख तो दिया, तो क्या वाकई में ये हमें कुछ फ्रूटफुल आंसर देगा? 100%। 100%। अगर हमने इसको सोल्व किया, मान लीजिए, और एक फेक फिगर सोल्व करके सर ये आ जाता है मान लीजिए 2:1, इसका मतलब क्या है? करंट एसेट्स ट्वाइस है करंट लायबिलिटीज के। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ट्वाइस है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट लायबिलिटी को, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को टाइमली पे कर सकती है। तो यानी एक अच्छी सिचुएशन है। लेकिन सर अगर यहीं पर ये आ जाती है, सपोज करो 1:1, इसका मतलब क्या हुआ सर? जितनी बिजनेस में करंट एसेट्स है उतनी ही करंट लायबिलिटीज है। तो अगर उतनी ही है तो सारी करंट एसेट जो है वो लिक्विड फॉर्म में तो नहीं होती। भाई जो आपका स्टॉक है वो लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है। तो मे भी पॉसिबल ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को टाइम पर किसी की पेमेंट करनी हो तो वो ना कर पाए। ये कौन सिखा रहा है? ये रेशियो सिखा रहा है। तो मींस अकाउंटिंग रेशियो के अंदर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों ही आपकी अकाउंटिंग टर्म्स होंगे जिनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, ताकि उसे सॉल्व करके अगर हम कुछ निकालते हैं तो उससे कुछ कंक्लूजन, कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी जिससे हम आगे की प्लानिंग, कंट्रोल, स्ट्रेटेजी बना सकेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा 1:1 आ गई, तो अब हमारे को जरूरत क्या है सर? अब हमारे को जरूरत है कि कहीं ना कहीं यहां पर हम अपनी करंट एसेट्स को राइज करें। इज दैट क्लियर? ताकि ये हमारी एक अच्छी, एक आदर्श, एक आइडियल पोजीशन के अंदर पहुंच जाए। तो दैट मीन्स दैट इज द अकाउंटिंग रेशियो। अब आता है सर कि जो हमारी रेशियो निकल कर आ रही है उसको किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो हमारे पास एक्सप्रेस करने के रेशियो के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका सर सिंपल या प्योर या प्रोपोर्शन रेशियो होना चाहिए। हमने कहा सर डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट इक्विटी, तो हमने कहा डेट अपॉन में इक्विटी 1 लाख अपॉन में 4 लाख, तो हमने सिंपली लिख दिया 2, जैसे कि हम न्यूमेरिक टर्म्स में लिखते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका हो गया हमारा रेशियो को एक्सप्रेस करने का। दूसरा तरीका होता है सर टाइम्स। अब टाइम्स की कहानी क्या है सर, ध्यान करिए सर। मैंने कहा जो हमारा ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कहीं गुना ज्यादा होना चाहिए एथिकली, तो ही तो आप उसे टाइम्स में निकालोगे। भाई जब हम ये कह रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर के जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, तो हम उसमें टाइम्स में निकालेंगे तो बेटर है ना। जैसे जैसे मैंने कहा कि जो हमारी सेल्स है बिजनेस की, ठीक है जी, और जितने हमारे डेटर्स है, मान लो जितने हमारे डेटर्स, तो सर डेटर्स के कंपेरिजन में सेल्स जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है ना। भाई आप ये तो नहीं कह सकते ना, हमने कहा डेटर कितने के 10 लाख के, सेल्स कितने के 10 लाख की, क्या मजाक चल रहा है। बट डेटर से तो कहीं ज्यादा टाइम सेल्स होनी चाहिए ना। डेटर का मतलब क्या है, जो उधार में आपने सेल करी उससे पैसे नहीं आए भाई, तो जिससे पैसे नहीं आए वो कम होने चाहिए ना, और सेल उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये आंसर किस में निकल सकता है हमारा, टाइम्स में। तो टाइम्स की कहानी तब होगी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितना ज्यादा टाइम्स में होगा तो बेटर होगा, तो वहां पर हम टाइम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर परसेंटेज। अब परसेंटेज की कहानी क्या है सर, ध्यान करिए। जैसे मैंने कहा कि जो टोटल है, मान लीजिए टोटल, ये टोटल है मान लीजिए, ठीक है जी, और पता चला जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में ये टोटल है सर, डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल, और जो न्यूमरेटर में है वो इसका क्या है, एक हिस्सा, वो इसका क्या है, एक हिस्सा। आप मेरी बात समझ रहे हो, यानी उस टोटल का एक शेयर है। तो सर इंटू 100 करोगे तो हम बता सकते हैं ना सर ये कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज में हमें रेशियो में वो लिखना चाहिए जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक हिस्सा है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ प्रॉफिट, ठीक है जी, कितना है एज कंपेयर टू उसके नेट सेल्स की, तो सर ऑब्वियसली ग्रोस प्रॉफिट नेट सेल्स का एक हिस्सा ही हो गया ना। तो अगर मैं इसको इंटू 100 कर दूंगा तो आई विल गेट द आंसर इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में आंसर हमें तब निकालना चाहिए जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक हिस्सा है। अगला कंसेप्ट शुरू हो रहा है सर हमारा फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में क्या होगा मेरे बेटा, जो हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो जैसे हमारी रेशियो चल रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर कह रहे हैं भाई तू तो 1 है, अब बता न्यूमरेटर कितना है। डिनोमिनेटर क्या कह रहे हैं, ये तो 1 है, ऊपर वाला बता क्या है। तो अब उसको सोल्व कर रहे हो आप। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा 8 लाख बाय 24 लाख, तो अब ये जो आ रहा है 0.33:1, तो आप ये क्या सकते हो ना, इसका 33% है। अगर आप सोल्व कर रहे हो और अगर ये आ रहा है 2:1, इसका तो ये हो गया ना ऊपर वाला 2 टाइम्स है, तो आप देखिए ये ज्यादा चीज एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन फर्क क्या है, जो फ्रैक्शन में हम बात कर रहे होंगे तो डिनोमिनेटर को आप 1 में रिप्रेजेंट कर रहे होगे और फिर देख रहे होगे न्यूमरेटर कितना है, तो दैट इज इंडिकेटिंग द फ्रैक्शन। अब इतने ज्ञान मिलने के बाद अब वही बात पे दोबारा आए हैं, रेशियो एनालिसिस जो हमारा चैप्टर है। तो सर ये क्या है, इज अ टेक्निक टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने पढ़ा था सर पिछले चैप्टर में कि जो रेशियो एनालिसिस है ये हमारा एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। गैदर द डिफरेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम इकट्ठा करते हैं सर, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। इस इंफॉर्मेशन से कुछ रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, और उसको फिर हम यूज करते हैं प्लानिंग कंट्रोल स्ट्रेटेजी के लिए। और इट एक्सप्लेन द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इन सच ए वे, ताकि जो उससे इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी तो दैट इंफॉर्मेशन डेफिनेटली हमारे फ्यूचर के लिए बहुत सिग्निफिकेंट करेगी। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। जनरली सर तो 12th में या किसी में जो आपका वाइवा वगैरह सब हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं रेशियो, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इस पर कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा, ठीक है, पार्शियल। चलिए अगला सर ऑब्जेक्टिव और रेशियो एनालिसिस। रेशियो के बाद हमें पता चलता है सर हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जब आप रेशियो निकाल रहे हो तो मैं अभी आपको आगे पढ़ाने जाऊंगा कि किस रेशियो की आइडियल पोजीशन, आदर्श पोजीशन क्या है।
तो जो जो चीज आपकी रेशियो निकाल रहे हो और वो आप हमारी आइडियल पोजीशन में है, आदर्श स्थिति में है, तो हमारी क्या हो गई? स्ट्रेंथ। जो नहीं है वो क्या हो गए? वीक पॉइंट, जिसको हमें इंप्रूव करना है। जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ को हमें क्या रखना है? बनाए रखना है। और जो हमारे वीक पॉइंट्स है, उन्हें क्या करना है? हमें इंप्रूव करना है। दिस इज स्काईलाइन ट्यूटोरियल फ्रॉम द बिगिनिंग। कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत स्ट्रेंथफुल रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में कॉमर्स स्ट्रीम है, ये लगा लीजिए। तो साइंस स्ट्रीम पे हम वीक पड़ जाते थे, अब हमने इस वीक पॉइंट को दूर किया है। और अब हमने रिसेंटली काफी अच्छे अच्छे टीचर जो हैं वो साइंस स्ट्रीम के अंदर हमने लगा दिए। तो अब कुछ साल के अंदर अंदर तो हमारी ये वीक पॉइंट भी जो है वो दूर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमें पता चल रहा है कैसे? पता चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि भैया जो हम इनकम, जो सोर्स आ रही है हमारे पास, इनकम आ रही है, वो कहां से आ रही है। तो अगर हमें दिख रहा है कॉमर्स स्ट्रीम से ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू साइंस स्ट्रीम से, तो कहीं ना कहीं साइंस स्ट्रीम वीक है ना। तो अगर हम उसे भी इंप्रूव कर देते हैं और कॉमर्स स्ट्रीम की स्ट्रेंथ को बनाए रखते हैं, तो क्या होगा? रेवेन्यू, प्रॉफिट, सब कुछ इंक्रीज होगा। दैट इज एनालिसिस। तो सर ये नहीं है कि आप पढ़ाई करते रहो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसे हमें अपने रियल लाइफ में भी इंप्लीमेंट करना है, तब उस पढ़ाई का फायदा है। अपॉर्चुनिटी, आप देखते सर आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है। जैसे अब हमें अपने उसमें दिख रहा है कि ऑनलाइन आज के डेट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब मान लीजिए स्टूडेंट है, ऑनलाइन में कभी भी किसी भी टाइम घर पे बैठ के पढ़ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी है उसके पास। तो हमने क्या करना शुरू करा? अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे हर ऑर्गेनाइजेशन को यह देखना जरूरी है कि उसके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी अपॉर्चुनिटीज को नहीं भुनाया तो वो कामयाब भी नहीं होगी, वो पीछे रह जाएगी। तो टाइम पर अपॉर्चुनिटीज को पूरा करना भी जरूरी है। थ्रेट्स, अब थ्रेट्स क्या है? तुम्हारा कॉम्पिटिटर तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रेंथफुल है किसी चीज में, वो तुम्हारे लिए थ्रेट्स है। और वो कैसे चल रहा है? कंपेरिजन से। कैसे चल रहा है? कंपेरिजन से, कि तुम्हारी क्या रेशियो है, उसकी क्या रेशियो है, वो हो गए थ्रेट्स। तो अब उस थ्रेट्स को भी हमें ओवरकम करना है। लिक्विडिटी, रेशियो एनालिसिस में भी आपको पढ़ाऊंगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब है कि जो हमारे शॉर्ट टर्म ड्यूज हैं, क्या हम उसे टाइम पर पे कर पाएंगे? अगर टाइम पर पे कर पाएंगे तभी तो गुडविल बनेगी, तभी तो रेपुटेशन बनेगी ऑर्गेनाइजेशन की। हर ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल रेपुटेशन होनी जरूरी है, ताकि उस मार्केट में उसका सिक्का चलता रहे। प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इसमें हम जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अब इनकम स्टेटमेंट तो हमें दो चीजें नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट मान लो नजर आ रहा है हमारे को, ज्यादा से ज्यादा पुराने मेथड से निकालेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट नजर आ जाता है। तो ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में कितनी सारी रेशोज निकालेंगे, और हर रेशो का अपना मतलब होगा, हर रेशो की अपनी सिग्निफिकेंस होगी। कंपैरिजन, कंपैरिजन कई बार बुरा होता है तो, लेकिन कितनी जगह कंपैरिजन अच्छा भी होता है। अगर हम मान लीजिए दो स्टूडेंट्स में कंपैरिजन कर रहे हैं तो बुरा है, एक पेरेंट्स अपने दो बच्चों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो बुरा है। लेकिन अगर हम दो कंपनीज में आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं तो अच्छा है ना, ताकि कंपेयर करके हम अपने वीक पॉइंट्स वगैरह सबको कंसिडर करेंगे और देन आफ्टर हम क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। इज दैट क्लियर? दैट इज द कंपैरिजन। चलिए, अब आ रहा है सर, अब इतना सब कुछ पढ़ लिया तो एडवांटेज तो बड़े आराम से बता देंगे सर। अब एडवांटेजेस, यूजेस, नीड, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, कुछ भी आ जाए एग्जाम में ये डालना है सर हमें, ठीक। असिस्ट इन मेकिंग द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं उसमें ये हमें बहुत मदद कर रही है सर। रेशियो, तो अकाउंटिंग रेशियो असिस्ट टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी, जो बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टी जो हमने पढ़ाया चैप्टर में, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, तो उन सबको जो रेशियो निकाल रही है, तो रेशियो निकालने से जो पार्टीज इंटरेस्टेड है उन्हें बहुत मदद मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल के नाम पे मैंने कहा सप्लायर, सप्लायर किस लिए इंटरेस्टेड था सर? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए इंटरेस्ट था, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से उसे कोई मतलब नहीं था। तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में भी आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, तो उसके अंदर करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकलती है। इज दैट क्लियर? तो करंट रेशियो क्विक रेशियो को देख के सप्लायर बड़े आराम से पता लगा सकता है कि उसने जो गुड सप्लाई करी है उसके लिए वो सेफ है या नहीं। तो वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में इंटरेस्टेड है, उसके अलावा जो भी रेशियो है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा। आप बात को समझिए। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है या इन्वेस्टर है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में बहुत इंटरेस्टेड है,
कि भैया प्रॉफिट क्या आ रहा है, सबसे पहले मुझे उस हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, मुझे उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। इज दैट क्लियर? जो आपके बैंकर हैं, लेंडर हैं, वो इंटरेस्टेड है आपके शॉर्ट टर्म सोलेंसी एज वेल लॉन्ग टर्म सोलेंसी। तो शॉर्ट टर्म सोलेंसी, लॉन्ग टर्म सोलेंसी भी सारा आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो शॉर्ट टर्म सोलेंसी इसलिए कि भैया उनका इंटरेस्ट कुछ इंस्टॉलमेंट दो टाइम नहीं मिल जाए। लॉन्ग टर्म सोलेंसी इसलिए कि भैया लास्ट तक उनका लोन वापस मिल जाए उनको, ये ना पता 2 साल 4 साल तो पे कर रहे हैं, पता उसके बाद मर गया, वो चीज ना हो। इसलिए वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोलेंसी सारी। तो इस तरह की काफी सारी जो है, जो हम ये निकालेंगे, तो काफी सारी रेशो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, आउटसाइडर्स हैं, इंटरनल यूजर्स हैं, उनके लिए काफी फ्रूटफुल है सर। मेक पॉसिबल कंपेरिजन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की रेशो निकाली, दूसरे की रेशो निकाली। अब सर ये ध्यान से समझिए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, कंप्लीट पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप गूगल पर सर्च मारिए, जिस कंपनी की, आपको मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री या कोई भी है, आप गूगल सर्च मारिए, आपको जो उसकी पब्लिक स्टेट जो डॉक्यूमेंट है सब मिल जाएगा आपको। तो यानी कुछ छुपाना चाह रहे तो छुपा भी नहीं पा रहा वो। विंडो ड्रेसिंग के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं मैं आपको, ये विंडो ड्रेसिंग तो उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो मीन्स जब सबके डॉक्यूमेंट ओपन है, तो जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो तो उसका तो काम ही है एनालाइज करना। और मैं यही चाह रहा हूं कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले ना बने, आप एनालिस्ट बने। आप मेरी बात समझ रहे हो? जितने अपर लेवल पे आप जाओगे, जितने अपर लेवल पे जाओगे, जितने स्किल वाले लेवल पे जाओगे, उतना ज्यादा आप अर्न करोगे। बात को समझिए। ऐसा नहीं है कि सीईओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पता चला जी 24 घंटे में से 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। वो कम काम कर रहे हैं लेकिन टैलेंटफुल वाला काम कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हो? और कमा कितना रहे हैं? जितने 10 मैनेजर ना कमा रहे हो अकेले, इतना वो कमा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही चीज मैं आपको जो है ज्ञान वही दे रहा हूँ। जरा समझिए कि क्या चीजें चल रही हैं, ताकि आप उसे रियल लाइफ में लगा सको। तो ये हो गया सर कंपेरिजन। ठीक है जी, कॉम्पिटिटिव जो है उसकी रेशो देखिए, कंपेयर किया। चलिए जी, असिस्ट इन मेकिंग फोरकास्टिंग। भाई पिछले और 5 साल पहले क्या रेशो थी इसकी, 4 साल बाद 3-2-1, ऐसे रेशो देख रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? पर आज का तो सब कुछ कंप्यूटराइज है, सब कुछ कंप्यूटराइज है। आपको क्या करना है? सिर्फ एक रो डाटा फॉर्म करना है। रो डाटा फॉर्म करने के बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, बैलेंस शीट क्या, रेशियो क्या, सब कुछ निकाल के दे देता है। इज दैट क्लियर? तो सर, तो अब मैनुअली तो है नहीं ना, बहुत सारी चीजें कंप्यूटराइज है। तो कंप्यूटराइज में तो आप कंपेयर कर सकते हो ना, कि भाई 5 साल पहले ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या थी, 4 साल पहले क्या थी, 3 साल पहले क्या थी, 2 साल पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, फोरकास्टिंग। इज दैट क्लियर? दैट्स इट। तो यानी कि इस रेशो से मैं आगे की फोरकास्टिंग करने में आसानी होती है। अगला जी, सिंप्लीफाइज द अकाउंटिंग डाटा। सर आपका जो अकाउंटिंग डाटा है, आज ही बताइए सर, 11th में मैंने आपको पढ़ाया तो कहीं मैंने आपको ये बात बताई कि करंट एसेट ट्वाइस होनी चाहिए करंट लायबिलिटीज के? आज बात कर रहे हैं ना कि करंट एसेट शुड बी ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटीज। ये नॉलेज तो ज्ञान आपको आज मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि करंट लायबिलिटी टाइमली पे कर दे ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए करंट एसेट शुड बी ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटी। तो वो है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते रहोगे, आपको और ज्ञान मिलता रहेगा, और जितना ज्ञान आप अपने पास रखोगे समेट के, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ सर, यानी सिंप्लीफाई अकाउंटिंग डाटा, अकाउंटिंग डाटा को सिंप्लीफाई करके उससे हम कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हैं। टू नो द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। सर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, टर्नओवर, टर्नओवर सर, टर्नओवर, कि यानी कि यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल टर्नओवर है, वो बता रही है हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है। जितनी ज्यादा हाइट, जितनी ज्यादा हम बूस्ट करेंगे सेल्स को, उतनी सारी चीजें रिकवर हो जाती है। अभी पीछे भी मैंने आपको क्लास में बताया कि कितने कितने आप ब्रांड देखोगे कि किसी बड़े से मार्केट में ब्रांड ओपन है, आप देखोगे सब पता चलेगा जहां पे वो ब्रांड काम कर रहा है, सपोज करो, पता चलेगा 5-5, 10-10 लाख रुपए तो महीने का किराया है। माय फ्रेंड्स, अगर 5 लाख 10 लाख रुपए महीने का किराया है, तो सोचिए बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा। सोचिए वर्कर एम्प्लॉय रखें, उसका बिल कितना होगा। और फिर मान लीजिए वहां पे जो ओनर है उनको भी तो कुछ चाहिए, एम आई राइट? तो इसका मतलब क्या है, वो सब कैसे निकलेगा? अगर एक्सेलेंट सेल होगी, यानी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। तो यानी आप सेल्स में ऐसे खड़े करोगे जो बिगेस्ट टू बिगेस्ट सेल्स निकाले। इज दैट क्लियर? आप कई बार नोटिस करिए कि अब किसी शॉप पे जाते हैं और पता चलता है किसी प्रोडक्ट का हमारा मन इतना नहीं भी बन रहा, तो सेल्समैन अपनी सेल्समैनशिप से वो आपको इस तरह से वो कर देता है कि आप उसे खरीद के आते। मेरी बात सुन आ रही है? इज दैट क्लियर? और कई बार क्या होता है, आपको प्रोडक्ट लग रहा है कि ठीक सा है, लेकिन सामने वाला आपको इतना अच्छा कन्विंस नहीं कर रहा, और आप छोड़ देते हैं। अभी पीछे में ट्रेंड फिर गया, ठीक है जी, तो वहां पे क्या कहते हैं, मसाजर मैंने देखा,
और वो सामने वाला मेरी बातों को रिस्पॉन्स ही मुझे प्रॉपर नहीं दे रहा, रिजल्ट ये हुआ मैंने छोड़ दिया उसको। और मैं 100% श्योर था कि अगर वो मेरी बात को तरीके से जवाब देता तो मैं परचेज करके बैठता उसे। इज दैट क्लियर? मेरी बात सुनने आ रही है? तो इसका मतलब सर यहाँ पे आपकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, तो इस रेशियोज में हम टर्नओवर में बहुत सारी रेशियोज निकालेंगे। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, बहुत सारी रेशियो निकालेंगे, सबकी अपनी सिग्निफिकेंस है। और मजा तभी है जब उन सिग्निफिकेंस के साथ हम इस चैप्टर को पकड़ें। चलिए अगला, लोकेट वीक पॉइंट। सर वही रिपीट हो गया, अभी बताया था, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि इससे हमें अपने वीक पॉइंट जो पता चल जाएगा जी। असिस्ट मेकिंग कंट्रोल, सर क्यों नहीं कंट्रोल सीखोगे? हर एक की रेशो की अपनी सिग्निफिकेंस है। अब मैंने कहा सर करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी शुड बी 2:1, 2:1 होनी चाहिए। अगर वो नहीं है 2:1 तो करो ना सर, एक्शन लो ना उसके लिए कि कैसे करो 2:1। बात आ रही है समझ? अब मान लीजिए मैंने कहा सर करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, मैंने कहा सर 2:1 होनी चाहिए। अब पता चला कई बार आधा ज्ञान भी बड़ा मुश्किल नुकसानदायक हो जाता है। अब पता चला किसी की 3:1, आपने कहा तो और बोल दिया सिचुएशन है कि सर आपने कहा था कि करंट एसेट शुड बी ट्वाइस ऑफ करंट लायबिलिटीज, ताकि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को आराम से पे कर सके। सर 3:1 है, एग्जामिनर हमसे पूछा करंट रेशियो 3:1, हमने तो कहा और एक्सीलेंट। नहीं भाई एक्सीलेंट नहीं है। आप देखिए करंट एसेट कितनी है एज कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है? आपने पैसा ज्यादा लगा रखा है और लोगों का पैसा आपके बिजनेस में कम लगा हुआ है। 2:1 इज आइडल। इससे नीचे है तो दिक्कत है, इससे ऊपर है तो भी दिक्कत है। बात समझ आ रही है? तो यानी कि प्रॉपर से समझने की बात है। तो इस तरह से जो हमारे को जो कंट्रोल है वो करने में मदद मिलेगी कि जो हमारे वीक पॉइंट्स है उसके रेशियो की मदद से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सर, क्या कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस हैं अकाउंटिंग रेशियो में? बिल्कुल हो सकते हैं सर। अब वो पढ़ते हैं सर। पहला सर, टोटली डिपेंड्स अपॉन अकाउंटिंग डाटा। सर आप जितने भी रेशियो निकालोगे अकाउंटिंग डाटा पे तो निकालोगे, यानी अपनी पर्सनल जरूरत तो बाद की बात है ना, तो यानी सारी कहानी जो आप अकाउंटिंग रेशियो पे निकाल रहे हो, ठीक है जी। तो अब एंड इफ द डाटा कंटेन इन दीज आर नॉट करेक्ट, अगर मान लीजिए कोई भी डाटा इनकरेक्ट है मान लीजिए ऊपर, सर आपकी अकाउंटिंग रेशियो तो गई, अकाउंटिंग रेशियो को कोई वजूद ही नहीं रहेगा। आप जितने भी अकाउंटिंग रेशियो निकाल रहे हो वो इनकम स्टेटमेंट से और बैलेंस शीट से निकाल रहे हो। अगर कोई डाटा वहां गलत हो जाता है तो आपकी अकाउंटिंग रेशियो भी गलत हो जाएगी। चलिए, इग्नोर द प्राइस लेवल चेंज मीन्स इन्फ्लेशन। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये अकाउंट्स का, कि अकाउंट्स में कभी भी हम इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इन्फ्लेशन या तो नहीं है या माइल्ड इन्फ्लेशन है, ना के बराबर। आप मेरी बात को समझ रहे हो? वहां पे माइल्ड इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन ही नहीं है। तो आपको सुन के सरप्राइज होगा कि कई बार वहां पे उन कंट्रीज में एम्प्लॉयज को उनकी सैलरी हाइक करी ही नहीं जाती। भाई सैलरी क्यों बढ़े आपकी? क्योंकि इन्फ्लेशन है ही नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? लेकिन कितनी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा है। अगर किसी कंट्री में 12% का इन्फ्लेशन है, 13% का इन्फ्लेशन है, सर इट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। कैसे डेंजरस है? अगर हमने अपना पैसा बैंक में लगा रखा है और बैंक में लगा रखा है और मैंने कहा सर उसपे जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, मान लीजिए एक किस्म से 5% पर एनम दे रहा है, ये भी ज्यादा बोल रहा हूं, इतना भी नहीं दे रहा, ठीक है जी। और मान लीजिए एक मिनट के लिए जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, और मान लो ये 10% है, तो भैया अगर बैंक में आप पैसा रख रहे हो तो पैसा बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है। आ रही है बात समझ में? इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा है तो सर ये ज्ञान सबको है, लेकिन ये ज्ञान हमारे अकाउंट्स में फेल हो जाता है क्योंकि अकाउंट्स में हम इन्फ्लेशन को कहीं कंसीडर करते ही नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रॉबैक अकाउंट्स में। अगला सर विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या है माय फ्रेंड्स? विंडो ड्रेसिंग हमारी मैनिपुलेशन है। विंडो ड्रेसिंग डेलिबरेटली डेलिबरेटली मैनिपुलेशन है। जो सबसे ऊपर पढ़ा है उसमें जो डाटा इनकरेक्ट है सर वो मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन विंडो ड्रेसिंग मिस्टेक नहीं है सर। ये तो डेलिबरेटली जो है, या तो बेस्ट को वर्स्ट दिखाना या वर्स्ट को बेस्ट दिखाना, दैट इज विंडो ड्रेसिंग। और मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि बेस्ट को वर्स्ट दिखाना या वर्स्ट को बेस्ट दिखाना उसके अपने मोटिव है। एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट को वर्स्ट इसलिए दिखा रही है कि वो टैक्स बचाना चाहती है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कम देना चाहती है। दूसरी तरफ वर्स्ट को बेस्ट दिखाने का मोटिव क्या हो सकता है सर? शेयर्स की वैल्यू बढ़ाना मार्केट में। अगर मान लीजिए कल को हम अपनी कंपनी को बेचना चाह रहे हैं तो हम वर्स्ट को बेस्ट दिखा रहे होंगे कि हमारी कंपनी तो बहुत बढ़िया जी, बताओ कौन खरीद रहा है। आ रही है बात सुनिए।
लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आपका अकाउंटिंग डाटा ठीक नहीं है। जब अकाउंटिंग डाटा ठीक नहीं है तो अकाउंटिंग रेशियो कैसे ठीक होगी? तो विंडो ड्रेसिंग वन ऑफ द ड्रॉबैक है सर। एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं बड़े सोच समझ के बड़े ध्यान से बनाए जाते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही तो उसकी रेशो कुछ और निकल कर आ जाएंगी, एक्चुअल में जो उसकी निकल कर आनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो ड्रॉबैक। इफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। सर हमारे जो अकाउंट्स है कितनी जगहों पे पर्सनल अजम्पशन पे बेस है। हर वक्त हमारी अजम्पशन ठीक होंगे जरूरी नहीं है ना। तो उन अजम्पशन पे पर्सनल जजमेंट चल जाती है। जैसे अब डेप्रिसिएशन लगाना है। अब सर हमारे पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल। अब देखना पड़ेगा ना कौन सा कहां पे कौन सा सुटेबल है। अब पर्सनल जजमेंट में आपने वो मेथड लगा दिया जो नहीं लगाना चाहिए, सर आंसर अलग कर देंगे, आंसर वेरी कर देंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये फिर पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड कर रहा है। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी, मिल लीजिए 4 मेथड है और चारों से आपके आंसर अलग आ रहे हैं। और ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूं कि भैया एवरेज से बेटर सुपर है। और आपको एन्युटी मेथड अभी नहीं पढ़ाया गया, आप इस लेवल पे नहीं आए हो, नहीं तो जब आप एन्युटी मेथड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो सुपर से भी ज्यादा बढ़िया है। इसके डिस्कशन पे मैं अभी नहीं आना चाह रहा। तो पर्सनल जजमेंट हो गई ना सर। स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है सर, बहुत सारे मेथड अवेलेबल है। फीफो, लीफो, हीफो, नीफो। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, हीफो हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, नीफो नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज, बहुत सारे मेथड्स हैं। अब यहाँ पर्सनल जजमेंट हो जाती है कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं। तो सर कुछ ना कुछ जो इनमें डिफरेंस है, तो कुछ के पॉजिटिव कुछ के नेगेटिव है ना। आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको फीफो लगाना चाहिए, आप लगा रहे हो लीफो, या लीफो लगाना चाहिए, लगा रहे हो आप फीफो, आंसर अलग आएंगे। आंसर अलग आएंगे, आपकी रेशियो गलत आएंगी। इज दैट क्लियर? तो ये चीज बता रहा हूं। तो इस प्रकार से पर्सनल जजमेंट से आपकी रेशियो जो है वो इंपैक्ट कर सकती है सर। ठीक है सर। अब ये बैलेंस शीट सर मैं पूरी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं पहले। ये सारी की सारी सर वही एज इट इज बैलेंस शीट। ये सारी बैलेंस शीट हमारे को एज इट इज काम आएगी सर यहाँ पर आपको। ठीक है जी। चलिए अब मेरी बात सुनिए। सर हर एक का अपना तरीका है सर पढ़ाने का, मेरा अपना एक तरीका है पढ़ाने का। ठीक है जी। मैं स्टार्टिंग जैसे सब कर रहे होते हैं, सब कैसे स्टार्ट कर रहे होते हैं, भैया रेशियो इतनी तरीके की है। ठीक है जी। फिर रेशियो एक को समझाना शुरू कर देते हैं। मेरा तरीका थोड़ा सा डिफर है। मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ करने जा रहा हूं कि रेशियो में कुछ टर्म्स हमारी बड़ी कॉमनली यूज होंगी आगे, बहुत कॉमनली। तो मैं ये कह रहा हूं उस रेशियो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं उन कॉमन टर्म्स को आपको समझा रहा हूं, ताकि जब रेशियो आएगी बीच आगे और जब वो कॉमन टर्म्स को हमें यूज करना होगा तो सर हमें वहां सोचना ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है सर टोटल फंड। ये बहुत यूज होगा सर रेशियो में। तो मैं शुरू में ही आपको इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में इसको समझा रहा हूं कि अगर मान लीजिए अगले आगे 50 जगह ये इस्तेमाल होगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। ये पहले आपको कैपिटल एम्प्लॉयड यानी टोटल फंड आपको पता है। अगला सर आपको दिख रहा है शेयर होल्डर फंड, नेटवर्क, प्रोप्राइटर फंड, इक्विटी ओनर्स फंड। सर एक एक चीज के इतने इतने नाम है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और हो क्या रहा है सर, एक रेशो में पता चल रहा है वो कुछ नाम लिख रहा है, दूसरी रेशो में उसी का कोई और नाम लिख रहा है, तीसरी रेशो में कोई और नाम लिख रहा है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि आपको पता हो सर शेयर होल्डर फंड, नेटवर्क, प्रोप्राइटर फंड, इक्विटी ओनर, सबका मतलब एक है, ये पता होना चाहिए हमें। अगला सर इक्विटी शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रेशो बहुत यूज होता है। अब आपको पता होना चाहिए सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल लीजिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल लीजिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल लीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बोल लीजिए, सबका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है सर। अगला सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अब ये बहुत यूज आएगा। तो ये आगे रेशियो में बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होंगी चीजें। तो ये सारी टर्म्स मैं आपको शुरू में समझा रहा हूं ताकि जब रेशियो आगे आएगी तो वहां पर हमें इन चीजों की दिक्कत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम पहली बार अब रेशियो में पढ़ने जा रहे हैं सर कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल फंड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनरशिप में कर चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पार्टनरशिप में कर चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी कैपिटल को लगाया है। ठीक है, आप याद करिए सर, पार्टनरशिप में जो मैंने बात बोली थी वही बात मैं दोबारा बोल रहा हूं। आपको क्या लग रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या माने, जो शेयर होल्डर ने बिजनेस में पैसा लगाया वो है, या जो आउटसाइडर ने लोन के रूप में बिजनेस को पैसा दिया है, क्या वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है या नहीं है? तो मैं यही कह रहा हूं सर फॉर्मुलेज नहीं है, फॉर्मुलेज नहीं है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट को अगर हम ध्यान करेंगे तो यकीन मानिए कोई फॉर्मुला नहीं बनेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बिजनेस में हमने क्या पैसा कैपिटल को लगाया। ठीक है जी। चलिए जी,
तो अब जो आपको यहाँ प्रेजेंटेशन दिख रही होगी सब सोर्सेस और एप्लीकेशन इस प्रकार से दिख रही होगी, ठीक है। ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो आई है सर, ये सारी कैलकुलेशन आई है आपकी बैलेंस शीट से। किससे आई है? बैलेंस शीट से। आप जरा ध्यान करिए सर, अब मैंने कहा आपसे जो आपकी बैलेंस शीट है, जरा ध्यान दें हम एक बात के लिए। तो बैलेंस शीट की दो हेडिंग है सर हमारी, एक इक्विटी लायबिलिटीज, दूसरी हेडिंग हमारी एसेट्स। जरा ध्यान से समझिए, एक बात को समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इक्विटी लायबिलिटीज क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि जनरली जनरली कि पैसा क्या आ रहा है, जो लायबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, और वो पैसे को जिसने कहां लगाया? एसेट्स में। दैट इज द एप्लीकेशन, दैट इज द एप्लीकेशन। अब एक बात बताइए सर, जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, और जो लगाया वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। आप मेरी बात को समझिए, सोचिए मेरी बात को। कंपनी के पास 50 लाख रुपए आए, कैपिटल लग रही है, 50 लाख रुपए एसेट्स में लगा दिए, ऐसे कैपिटल एम्प्लॉयड। इज दैट क्लियर? तो यानी कि अगर बिल्कुल सिंप्लिसिटी लैंग्वेज से देखें तो बिल्कुल ठीक बैठता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाँ, क्या बिल्कुल एग्जैक्ट यही होगा? तो क्या हम ये कह दें कि जो बिजनेस की टोटल लायबिलिटी है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, या जो टोटल एसेट्स है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है? तो मैंने कहा कह दो, क्या जा रहा है। लेकिन हमने कहा थोड़ी सी बारीकी से देखें अगर, तो क्या कोई डिफरेंस निकलता है? तो चलिए जरा बारीकी से देखते हैं और देखते हैं कोई डिफरेंस निकलता है क्या। आइए सर, तो इक्विटी लायबिलिटी साइड में हमें ये चीज देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं इसमें से हम क्या बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं। तो आइए सर, तो मैंने कहा सर यहां पर अगर हम देखें तो जो शेयर होल्डर का फंड है सर, वो शेयर होल्डर का फंड बिजनेस के अंदर लगाया है हमने, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी भी थोड़ा मोटे मोटे तौर पर पढ़ा रहा हूँ, बारीकी में एक बार और जाऊंगा अंदर। शेयर होल्डर का फंड, जो शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड ना, यानी शेयर होल्डर का फंड हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में देखने को मिलेगा। अब सर उसके बाद मैंने कहा सर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में सर जो बोरोविंग्स हैं, किसी से बोरो कराया, लोन्स लिए हैं, सिक्योर्ड लिए हैं, चाहे अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हैं, लगाए तो बिजनेस के अंदर है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल। समझिए, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम किस लिए निकाल रहे हैं? ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल रहे हैं कि बिजनेस में क्या पैसा लगाया, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, स्ट्रेटेजी के लिए ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? और दैट कुड बी डिफरेंस कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा बहुत वो वेरी कर जाए इसको निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड को। इज दैट क्लियर? क्योंकि इससे उनको दूसरे टूल्स निकालेंगे, इंटरनल है सारा काम। ठीक, चलिए जी। अब उसके बाद आता है सर करंट लायबिलिटी। अब जब करंट लायबिलिटी पे जरा ध्यान दें, सर करंट लायबिलिटी क्या है? जो हमने शॉर्ट टर्म बोरोविंग, करंट लायबिलिटी वगैरह वो सब है। इज दैट क्लियर? तो भाई जरा ध्यान करिए, ये तो कंपनी को मतलब हमें लिटिल बिट वापस चुकाना है ना, आप वाली बात को समझिए। तो इसका मतलब दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें पता है सर एसेट्स और लायबिलिटीज बराबर होती है, हमें पता है एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होंगी? बराबर होंगी। तो एक काम करते हैं, इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा अपने पुराने उस पर चलते हैं सर, एक मिनट के लिए। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को फॉर्म में, इसी बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ले आते हैं सर, बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने कहा सर शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी। ठीक है सर, यहाँ पे सर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स मोटे तौर पे बराबर हो गए। बताइए बात समझ आ रही है सर? अब मैं कहना बिजनेस में क्या पैसा लगाया, ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि शेयर होल्डर फंड सर लगाया है, नॉन करंट लायबिलिटी लगाया है, करंट लायबिलिटी सर हमें देना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए करंट लायबिलिटी हमें देना है, तो अगर ये यहां नहीं आ रही, यहां नहीं आ रही, तो हम उधर ले जाएंगे और लेस कर देंगे करंट लायबिलिटी को। बताइए बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? तो जो पहले बैलेंस शीट आपकी इक्वल थी, अब भी इक्वल हो जाएगी। ठीक है जी। सिर्फ नाम क्या होगा? बैलेंस शीट कट जाएगा और नाम क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। और हेडिंग जो आपकी इक्विटी लायबिलिटीज और एसेट्स थी, उसकी जगह हेडिंग क्या आ जाएगी सर? ये आ जाएगा सोर्सेस, कि कहां से पैसा आया ऑर्गेनाइजेशन, और ये आ गई आपकी एप्लीकेशन, कि कहां ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का पैसा लगा। बताइए बात सुन रही है? अब मैंने क्या कहा, पहले बिल्कुल ओरली बहुत मोटे तौर पे बताया, अब उससे कुछ बारीकी में बताया, अब फाइनल आंसर पे आने वाले हैं। बताइए मोटे तौर पे कहानी सुन रही? मोटे तौर पे कहानी सुन रही? तो अब ये सोर्सेस साइड है और ये हमारी एप्लीकेशन साइड है। अब फाइनल पे आ रहे हैं, अब बिल्कुल फाइनली पे आ रहे हैं और बारीकी पे आ रहे हैं। सर कुछ भी निकाल रहे हैं, निकालने का मोटिव मत भूल जाना कि निकाल क्यों रहे हैं। ठीक, आइए सोर्सेस में सब, शेयर कैपिटल नजर आ रहा है, मनी रिसीव शेयर बाइंड्स नजर आ रहा है, पैसा लगाया है, रिजर्व एंड सरप्लस नजर आ रहा है, नॉन करंट लायबिलिटीज नजर आ रहा है। ठीक है जी। चलिए जी। अब वहां पर जो मोटे तौर पे मैंने बात करी थी, वहां पे आपको लेस नजर नहीं आ रहा था, ध्यान करिए।
लेकिन यहां हमें लेस नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो लेस अगर नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वो चीजें होंगी जो एसेट साइड में होंगी, और एसेट्स में हम नहीं ले रहे, तो यहां माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर फिक्टिशियस एसेट्स, अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, नाम मात्र के एसेट्स है, जिनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड का लिए कैसे हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एसेट साइड में हम उसे नहीं लेंगे, और यहां क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि हमारी दोनों तरफ की इक्वलिटी बनी रहे। भाई बताइए, समझ आई बात। आइए सर, फिर आता है सर पीएनएल डेबिट। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए, अगर पीएनएल का कोई डेबिट बैलेंस है और वो अगर सेट ऑफ नहीं हो रहा, तो पीएनएल का डेबिट भी तो फिक्टिशियस एसेट्स है, लॉस है सर। मजबूरी में एसेट साइड में दिख रहा है हमें, मजबूरी में एसेट साइड में दिख रहा है ना, क्योंकि लॉस का बैलेंस भी डेबिट है और एसेट्स का बैलेंस भी डेबिट है, कंट्रीब्यूट तो कुछ नहीं कर रहा। अगेन फिक्टिशियस एसेट्स शुड बी माइनस। तो मैं फिर समझा रहा हूं, ये तब होगा जब आपने से रिजर्व सरप्लस में सेट ऑफ नहीं हुआ होगा, तो, वरना नहीं। आइए सर अगला, नो ट्रेडिंग एसेट्स। सर जो आप एसेट साइड में लिख रहे हो, तो एसेट्स में आप इन्वेस्टमेंट लिख रहे हो। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, जो बिजनेस से आपने बाहर लगाया पैसा। सर जो बिजनेस से बाहर पैसा लगाया, तो बिजनेस के अंदर कहां लगाया आपने, बताइए, डेफिनेशन यही है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, जो बिजनेस से बाहर पैसा लगाया आपने। और अगर बिजनेस से बाहर पैसा लगाया, तो दैट नॉट योर मेन ऑक्यूपेशन। तो अगर बिजनेस से बाहर लगाया और वो आपका मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, तो वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हो सकती है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो हमने अपने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड करी, अपने बिजनेस के लिए। इज दैट क्लियर। तो मींस नॉन ट्रेडिंग एसेट्स लिख रहा हूं, तो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की। तो नॉन ट्रेडिंग एसेट्स में बहुत सभी एसेट्स आ गई, वो सारी एसेट्स आ गई एसेट साइड में, जो भी हमारे बिजनेस से ट्रेड से रिलेट नहीं करती। तो इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ द नॉन ट्रेडिंग एसेट्स। अगर बाई चांस इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस से रिलेट कर रही है, तो फिर वो ट्रेडिंग एसेट्स हो जाएगी, फिर वो यहां माइनस नहीं होगी। ठीक हो गया। चलिए जी आगे, एडवांस फॉर एनी फिक्स एसेट। तो अगर किसी फिक्स एसेट्स के लिए आपने एडवांस दे रखा है, तो वो आपके एसेट साइड में नजर आ रहा होगा आपको। अभी सर एडवांस दिया है, एडवांस दिया है ना, अभी उसने कहा अपने बिजनेस में लगा दिया, कहां कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो अभी। तो आ रही है बात सुनने। तो एसेट साइड में नहीं लेंगे, यहां पर माइनस करेंगे। आया सुनने। अगला सर, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। आपके इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या है, भैया कोई सॉफ्टवेयर है या कोई इंटेंजिबल एसेट है, कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, कुछ पैसे आप लगा चुके हो, प्रोसेस में चल रहा है। अरे भैया प्रोसेस में चल रहा है ना, तो रिटर्न तो कहां दे रहा है हमें। अरे भैया रिटर्न में नहीं दे रहा, तो एसेट में लिख रखा है, रिटर्न नहीं दे रहा, तो उठा के यहाँ माइनस करिए सर। तो इसका तो यहाँ माइनस करने का मतलब है, जब आप एसेट्स ले रहे हैं तो वहां नहीं लेंगे, ये ध्यान रखिए चलना। अगला सर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या समझाया था, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन। भैया अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हमें रिटर्न कहां दे रहा है अभी, जब पूरा होगा तो हमें रिटर्न देगा। मैं फिर समझा रहा हूं, आप ये सोचिए, जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, वो किस लिए निकाल रहे हो, रेशो, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए निकाल रहे हो। तो भैया भी वो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, अभी प्रोसेस में है, अभी रिटर्न नहीं दे रहा होगा, तो इसको हम अभी अभी नहीं कह सकते कैपिटल एम्प्लॉयड है, अभी हम उससे रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो भाई इसका मतलब यहाँ पे माइनस करोगे तो एसेट्स में इसे नहीं लोगे। इज दैट क्लियर। तो यही समझा रहा हूं, जो भी आप एसेट्स की चीजें माइनस कर रहे हो, ये दिमाग में रखना, वो एसेट साइड में आप नहीं लोगे। ठीक, आइए जी। अब आता है सर एप्लीकेशन ऑफ फंड की तरफ। सर नॉन करंट एसेट्स, तब आपको नजर आ रहा है सर यहाँ पे क्या लिखा, भैया फिक्टिशियस एसेट्स हटा दो क्योंकि वहां माइनस करेंगे, भैया नॉन ट्रेडिंग एसेट्स हटा दो, भैया कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस हटा दो, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हटा दो। और ये बात सुनिए, भैया जो करंट एसेट्स ले रहे हो उसमें कोई फिक्टिशियस एसेट्स से हटा दो, उसमें कोई नॉन ट्रेडिंग एसेट्स से हटा दो, एडवांस कोई फिक्स एसेट्स के लिए रखा है हटा दो। और ये बात सुनिए, करंट लायबिलिटी लायबिलिटी सर में नहीं लिया था, यहाँ ले लिया। सर आप मुझे बोलते हो सर इसका जवाब दीजिए तो मैं दूंगा, आप बोलते हो गुरु जी तो भी मैं आपको जवाब दूंगा। एक ही चीज है ना, सर बोल लो, गुरु जी बोलो, अध्यापक बोल लो, एक ही तो बात है। तो सर आप ध्यान करिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, सर कब से पढ़ते आ रहे हो, वर्किंग कैपिटल। और ये बात समझे, तो आप ये भी कह सकते हो, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। बात आ रही है सुन, ठीक हो गया। चलिए जी, ये दो तरीके समझा दिए मैंने, एक समझाया सोर्सेस, दूसरा समझाया एप्लीकेशन। अब एक तीसरा तरीका और आता है सर हमारे पास, वो आता है हमारा किससे, शेयर होल्डर फंड से। तो ये आपको तीसरा मेथड तब क्लियर होगा जब मैं आपको शेयर होल्डर फंड एक्सप्लेन कर दूंगा।
आप छोटा छोटा बस ये समझ सकते हो, भैया शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया वो ठीक है, जो आउटसाइडर ने पैसा लगाया वो भी तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। अभी टाइमिंग आप ये समझ सकते हो, शेयर होल्डर ने लगाया वो भी बिजनेस में लगा हुआ है, जो आउटसाइडर से लगा लॉन्ग टर्म डेट वो भी बिजनेस में लगा हुआ है। तो शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। इज दैट क्लियर? अब सर देखिए, अब मैंने कहा सर जो एसेट्स मैं बता रहा हूं कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है वही डिटेल में आपसे, जैसे मैंने कहा फिक्टिशियस एसेट्स, तो भैया उसके नाम डाल दिए मैंने, क्या क्या हो सकता है भैया, डिस्काउंट इंश्योर सर्च शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, लॉस इंश्योर शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, कॉस्ट इंश्योर सर्च शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, कोई डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, कोई पीएल का डेबिट है, कोई अंडर राइटिंग कमीशन है। तो भैया ये आपके एसेट्स के पार्ट नहीं माने जाएंगे। नॉन ट्रेडिंग एसेट्स मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ है, एडवांस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपको समझ में आता है, इंटेंजिबल तो बाकी सब समझ में आता है। मेन गेम किसकी थी, फिफ्टी एसेट्स की, वो मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दी। आगे बात समझे कि ये इसके पार्ट नहीं है। अब सर ये आपको मैंने क्वेश्चन हैं सर यहाँ पे, ठीक है जी, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगली क्लास में मैं कराऊंगा ये आपको, ठीक है जी। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इट तो आप अगली क्लास से पहले अटेम्प्ट करोगे तो फायदा होगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसे कराऊंगा।